हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 60 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, मेघ बीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत में अवक्षेपण एजेंट के रूप में केवल सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के प्रयोग की ही अनुमति है। कर्नाटक मेघ बीजन प्रयोगों को आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देखिए, जो आपकी मेघ बीजन है इसको अंग्रेजी में क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। तो यह वर्षा की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाली एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वर्षा हेतु प्रयास करने के लिए जो बादलों के ऊपरी भाग होता है इसमें वायुयान की मदद से ड्राई आइस या सिल्वर आयोडाइड एरोसोल का छिड़काव किया जाता है। तो उसके जरिए ये आपकी मेघ बीजन की प्रक्रिया होती है और फिर उस क्षेत्र में बारिश होती है। भारत की बात करें तो देखिए, भारत में इस प्रकार की कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, कोई विशेष कंडीशन या विशेष लॉ नहीं है कि केवल यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड एरोसोल ही इस्तेमाल होगा। भारत में मेघ बीजन के अनुप्रयोगों में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आदि ऐसा कोई भी पदार्थ जो मेघ संगणक के रूप में कार्य कर सकता है, इसका इस्तेमाल भारत में किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह कंडीशन नहीं है कि केवल सिल्वर आयोडाइड ही इस्तेमाल होगा। तो ये आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका ये भी गलत है। भारत में क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, ना कि कर्नाटक। तमिलनाडु ने 1983-84 के दौर में अपने राज्य में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा करवाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई थी। अभी अगर हाल के दिनों में देखें तो वर्ष 2019 और 20 में कर्नाटक सरकार ने क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन गलत हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। दूसरा प्रश्न है आपका, मॉस्क्यूरिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस टीके का उद्देश्य छोटे बच्चों को मलेरिया से बचाना है। इसे वर्ष 1987 में विकसित किया गया था और यह आंशिक रूप से प्रभावी है। यह टीका हेपेटाइटिस बी वायरस से भी बचाव करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को लगता है कि यह वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सकती है और इसका सुरक्षा प्रोफाइल मजबूत है। देखिए, जो आपका मॉस्क्यूरिक्स है यह छोटे बच्चों में आंशिक सुरक्षा दिखाने वाला पहला और एकमात्र टीका है। बच्चों में मलेरिया के गंभीर मामलों को रोकने में टीके की प्रभावशीलता केवल लगभग 30% है, लेकिन यह एकमात्र स्वीकृत टीका है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, इसे 1987 में ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, यह टीका हेपेटाइटिस बी वायरस से लीवर के संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। तो आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। यहाँ पर आपका चौथा वाला जो कथन है ये भी सही है। यहाँ पर यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को लगता है कि यह वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सकती है और इसका सुरक्षा प्रोफाइल मजबूत है। तो आपका यहाँ पर चौथा वाला भी सही है, यानी यहाँ पर चारों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका सेकंड का डी, 1, 2, 3 और 4। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एवियन बोटुलिज्म साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पतली कोशिका भित्त होती है। एवियन बोटुलिज्म बोटुलिनम के कारण होने वाला एक तंत्रिकापेशीय रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, ना कि साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन ये भी गलत है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु वायलेट डाई को धारण करते हैं क्योंकि इनमें मोटी पेप्टिडोग्लाइकन कोशिका भित्त होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, हाल के संदर्भ में हाल ही में राजस्थान की सांबर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक रोग की वजह से 18,000 पक्षियों की मृत्यु हो गई। तो इस वजह से आपका ये चर्चा में है। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन गलत हैं। तो आंसर है आपका तीसरे का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। चौथा प्रश्न है आपका, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किसमें या किन में परिवर्तन नहीं होता है। वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरण करती है और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करती है तो इसके वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, केवल थर्ड। पांचवा प्रश्न है आपका, अर्ध क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अर्ध क्रायोजेनिक इंजन में परिष्कृत केरोसिन का उपयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रोपेलेंट्स के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। देखिए, एक क्रायोजेनिक इंजन के विपरीत एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन के बजाय परिष्कृत केरोसिन का उपयोग करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यह प्रोपेलेंट के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। तो यहां पर आपका दूसरा वाला भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आंसर है आपका 5वें का सी, यानी केवल 1 और 2। छठवां प्रश्न है आपका ब्रीडर रिएक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये विखंडनी सामग्री के उत्पादन की तुलना में इसका अधिक उपभोग करते हैं। हल्के जल रिएक्टरों की तुलना में इनकी ईंधन मितव्ययिता अधिक है। ब्रीडर रिएक्टर ऐसे परमाणु रिएक्टर हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली विखंडनी सामग्री की तुलना में अधिक विखंडनी सामग्री का उत्पादन करते हैं। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ये अधिक उपभोग नहीं करते हैं बल्कि इसकी तुलना में अधिक विखंडनी सामग्री का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूरेनियम या थोरियम में निहित लगभग समस्त ऊर्जा का ये उपयोग कर सकता है, जो बहुप्रयुक्त हल्के जल रिएक्टर की तुलना में ईंधन की आवश्यकताओं को 100 गुना कम करता है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल सेकंड। सातवां प्रश्न है आपका स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह रिपोर्ट स्थलीय जल भंडारण पर केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर अंटार्कटिका जैसे देशों ने सबसे अधिक स्थलीय जल भंडारण हानि का अनुभव किया है। फर्केनमार्क संकेतक पानी पर दबाव का आकलन करता है। भारत के उत्तरी हिस्से ने देश के भीतर अधिकतम स्थलीय जल भंडारण का अनुभव किया है। विश्व मौसम संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 जारी की है और यह स्थलीय जल भंडारण पर केंद्रित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। वैश्विक स्तर पर स्थलीय जल भंडारण 20 साल में प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से कम हो गया है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। फर्केनमार्क संकेतक पानी पर दबाव का आकलन करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक है और यह किसी देश में कुल आबादी पर ताजे पानी के कुल संसाधनों को दर्शाता है और दबाव को इंगित करता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यह भी सही है। भारतीय प्रदेश की बात करें तो भारतीय प्रदेश के बारे में स्थलीय जल भंडारण प्रतिवर्ष कम से कम 3 सेंटीमीटर की दर से कम हो गया है। कुछ क्षेत्रों में यह नुकसान प्रतिवर्ष 4 सेंटीमीटर से अधिक हो गया है। भारतीय जो स्थलीय जल भंडारण है इसकी हानि का शीर्ष हॉट स्पॉट है। भारत के उत्तरी हिस्से ने देश के भीतर अधिकतम नुकसान का अनुभव किया है। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपके चारों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला, 1, 2, 3 और 4। 8वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक लॉजिक फंक्शन के साथ साथ स्टोरेज फंक्शन भी संपादित कर सकता है। ट्रांसमीटर, रजिस्टर, मेमरिस्टर या कैपेसिटर। देखिए, जो आपका मेमरिस्टर है यह विशेष प्रकार के प्रतिरोधक उपकरण हैं जो लॉजिक फंक्शन के साथ साथ डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। मेमरिस्टर का पूर्ण शब्द रूप जो है वो मेमोरी प्लस रजिस्टर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रोग है, सूची 2 में उनकी कमी है। घेंगा, देखिए घेंगा रोग शरीर में आयोडीन की कमी की वजह से होता है। मधुमेह रोग जब हमारा अग्नाशय प्रॉपर रूप से इंसुलिन का निर्माण नहीं करता है तो हमें मधुमेह रोग होता है। सूखा रोग जो है गंभीर कुपोषण की वजह से होता है। शुष्का छिपाक जो है ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9 का ए, यानी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर है 9 का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोटोबैक्टर, कवकमूल, एजोला, फ्रैंकिया। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरियल जैव उर्वरक है। जैसे राइजोबियम होता है, एजोस्पिरिलम होता है, उसी तरह से एजोबैक्टीरियम यानी एजोबैक्टर है, फॉस्फोबैक्टीरिया है। ये सब क्या है, ये बैक्टीरियल जैविक उर्वरक है। वहीं जो कवक मूल है ये कवक
जैव उर्वरक है। आपका जो एजोला है, एजोला शैवाल जैव उर्वरक है। फ्रेंगिया जो है ये एक्टिनोमाइसीड्स बायो फर्टिलाइजर हैं। तो यहाँ पर ये चारों ही जो हैं आपके, ये यानी 1 2 3 4, ये चारों ही जो हैं आपके, ये आपके इनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का डी, 1 2 3 और 4। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस परिघटना से मेसनर प्रभाव संबंधित है? अतिचालकता, सौर प्रज्वाल, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, ऑरोरा। जब एक पदार्थ सामान्य अवस्था से अतिचालकता की अवस्था की ओर संक्रमण करता है तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है और इसे मेसनर प्रभाव कहा जाता है। तो ये अतिचालकता से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का ए वाला। 12वां प्रश्न है आपका, डॉपलर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? डॉपलर प्रभाव स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग पुलिस द्वारा वाहन की निर्धारित सीमा से अधिक गति की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है क्रिश्चियन जोहान डॉपलर द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसे नक्षत्र प्रकाश के बढ़ने या घटने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया था, जो नक्षत्र की सापेक्षिक गति पर निर्भर करता है। तो आपका पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है। डॉपलर प्रभाव जो है स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। देखिए, डॉपलर प्रभाव का जो अनुप्रयोग है ये गतिमान पिंडों की आवृत्तियों में डॉपलर प्रभाव के कारण आने वाले अंतर का जो उपयोग होता है वो सेना, औषधि विज्ञान, खगोल की जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग पुलिस यह जांचने के लिए भी करती है कि कोई गाड़ी गति सीमा से अधिक गति से तो नहीं चलाई जा रही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 12 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका, हरित ग्रिड पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में बोला गया है भारत और ब्रिटेन ने 100 से अधिक देशों के माध्यम से एक आम हरित ग्रिड बनाने के लिए पहल शुरू की है। यह सौर ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा संक्रमण की लागत को कम करने का एक समाधान है। देखिए, भारत और ब्रिटेन ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 जो शिखर सम्मेलन है इसमें हरित ग्रिड पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लॉन्च किया है और यह पहल 100 से अधिक देशों में एक आम हरित ग्रिड का प्रस्ताव करती है। यानी यहां पर कथन आपका एक सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है यह भी सही है। यह सौर ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा संक्रमण की लागत को कम करने का एक समाधान है। यानी यह परियोजना वर्ष 2030 तक सभी को स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इस दृष्टि का परिणाम है। तो यहां पर आपका कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी है। तो यहां पर आपका ए वाला जो आंसर है वो सही है। तो आंसर है 13 का ए। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का अर्थ है भारी वस्तु की उपस्थिति के कारण प्रकाश का विरूपण या आवर्धन। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का कारण आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तारों के जन्म का अध्ययन करने में मदद करती है। देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की परिघटना है यह तब घटित होती है जब भारी मात्रा में पदार्थ जैसे कि एक विशाल आकाशगंगा या आकाशगंगाओं का समूह एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है और अपने पीछे की वस्तुओं के प्रकाश को बढ़ाता और विकृत करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। इसका अर्थ है भारी वस्तु की उपस्थिति के कारण प्रकाश का विरूपण या आवर्धन। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग लेंस की तरह काम करती है और यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रभाव है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। सापेक्षता सिद्धांत में क्या था? द्रव्यमान प्रकाश को मोड़ देता है, तो ये उसी का प्रभाव दर्शाती है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तारों के जन्म का अध्ययन करने में मदद करती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 14 का डी, 1, 2 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, ग्रीन टर्म लोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ग्रीन लोन निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक प्रकार का वित्त पोषण है। यह एक अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा है। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में अपनी 470 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए अपने पहले ग्रीन टर्म लोन पर हस्ताक्षर किए हैं।
हरित ऋण एक प्रकार का वित्त पोषण है। इसका उद्देश्य व्यवसायों को किसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु सक्षम करना और प्रोत्साहित करना या विशेष रूप से हरित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, जो ग्रीन टर्म लोन है इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ 15 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया गया है, यानी ये एक अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा नहीं है बल्कि एक लंबे समय के लिए है। तो आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यह ऋण समझौता राजस्थान में 470 मेगावाट की सौर परियोजना और गुजरात में 200 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 15 का सी, केवल 1 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।